गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल आपको बताए थे, तो आज भी मैं वही कंटिन्यू करूंगा। कुछ लेक्चर आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ वेव पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज देयर इज अ सोनोमीटर वायर। एक सोनोमीटर वायर है। सोनोमीटर एक यंत्र होता है, एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉक्स है ये, वुडन बॉक्स। इसके अंदर एयर होता है, होलो होता है। इसके अंदर एयर है। क्लियर। एक एंड पर वायर को हम किसी सपोर्ट से बांधते हैं और यहां दूसरे एंड पर भी किसी सपोर्ट से बांधते हैं। और इसको इस अरेंजमेंट से, जैसे कि बांधते नहीं है, यहाँ एक पुली लगा देते हैं। पुली लगाने के बाद एक यहाँ वेट को हैंग कर देते हैं, वेट, जिससे कि ये टाइट रहे इन दो एंड के बीच, ए बी। तो रस्सी का जो ए बी सेगमेंट है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक क्लोज्ड, दोनों एंड पर फिक्स रस्सी बिहेव करती है, ऐसा ये ए बी सेगमेंट बिहेव करेगा। इसमें टेंशन इस मास की वजह से आएगा mg, जो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, उसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा। अब उन्होंने बोला है कि इस पार्ट के मिड में, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं क्या है। बोला गया है अ सोनोमीटर वायर हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ये 1 मीटर दिया हुआ है। has a total length of 1 meter between fixed ends. Where should the two bridges be placed below the wire so that three segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio 1:2:3. Repeat करता हूँ. A sonometer wire has a total length of 1 meter between the fixed ends. Where should the two bridges be placed below the wire? Where should the two bridges be placed below the wire so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies in ratio 1:2:3? मतलब इस वायर के नीचे दो ब्रिज कहां लगाए जाएं जिससे कि अब जो तीन सेगमेंट होंगे, एक ये सेगमेंट, ये एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, ए बी रस्सी के ये तीन सेगमेंट हो जाएंगे, इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन। मान लेता हूं कि मैंने ए से एक्स डिस्टेंस पर पहला ब्रिज रखा और यहां से वाई डिस्टेंस पर दूसरा ब्रिज रखा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 - x + y। और अब इस अरेंजमेंट की हर एक सेगमेंट की, इस वायर की हर एक सेगमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूं। इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ये इस तरीके से फिक्स्ड एंड, दोनों एंड फिक्स, ऐसे ही ये दोनों एंड फिक्स्ड, और ऐसे ही ये दोनों एंड फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, दोनों एंड पर ऐसे बिहेव करेगी रस्सी। ये एक रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, हर एक रस्सी दोनों एंड पर फिक्स्ड है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए λ1/2 इज इक्वल टू x। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? λ2/2 इज इक्वल टू y। और इसके लिए क्या लिखूंगा? λ3/2 इज इक्वल टू 1 - x + y। ऐसे किया जा सकता है। रस्सी सेम है तो √T/μ की वैल्यू सेम आएगी, यानी स्पीड ऑफ वेव सेम है। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, वेलोसिटी बाय लैम्डा होता है, वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या आएगा? यहां से लैम्डा निकालो, कितना आया? 2x। और यहां से क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन 2y। यहां से वेलोसिटी ऑफ 3, इसकी फ्रीक्वेंसी μ1, इसकी फ्रीक्वेंसी μ2, इसकी फ्रीक्वेंसी μ3, और ये आएगी
वेलोसिटी ऑफ वेव बाय 2 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। अब इसके बाद μ1 μ2 μ3 का रेशियो मुझे दिया गया है। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, ये मुझे दिया गया है 1:2:3, ये दिया गया है। तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें मैं लिख सकता हूं 1/x इज 1/y 1/1 माइनस एक्स प्लस वाई, दिया हुआ है 1:2:3। क्योंकि ये जो रेशियो है ना, μ1 क्या आया ये अमाउंट, μ2 क्या आया ये अमाउंट, इसमें देखो सभी कॉमन है, तो जो रेशियो में कॉमन होते हैं उसको तो हटा सकता हूं मैं रेशियो बताने के लिए। ये ऊपर कॉमन है, वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव 2 2 2 हट गया। तो यानी एक्चुअल में इसकी वैल्यू मुझे ये दिया गया है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो मैं लिख सकता हूं 1/x अपॉन 1/y इज इक्वल टू 1/2। यहां से आ जाएगा y/x, x नीचे y ऊपर 1/2, ये मेरे पास है। इसी प्रकार से इन दोनों को देखता हूं, सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं इसको। कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/x बराबर k, 1/y बराबर 2k, 1/1 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3k, और फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व कर दे। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। और ऐसे भी जैसे भी सॉल्व कर रहे हो ऐसे भी कर सकते हैं। इनको देखो 1/y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है 2/3, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाय वाई इज इक्वल टू 2/3, ये लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। 3 माइनस 3x माइनस 3y बराबर 2y, 3 माइनस, तो यहां से ये प्लस जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3 बराबर आएगा 5y प्लस 3x। ऐसे ही इसको सोल्व करता हूं मैं, यहां से क्या आएगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स बराबर 0 कर सकता हूं। तो x बराबर क्या रख सकता हूं मैं 2y, तो इसका मतलब इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में क्या रख दें, x बराबर 2y रख दें, 5y x बराबर 2y यानी 6y, तो y बराबर आएगा 3/11। क्लियर, y बार आएगा 311, और अगर y आ चुका है तो x बराबर आएगा 2y यानी 6/11। तो आपको पता चल चुका है कि पहले वाला जो ब्रिज होगा वो ए से कहां लगाना चाहिए, दूसरे वाला ब्रिज बी से कहां लगाना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू आपके सामने है, ये मीटर में आएगी। समझे बच्चों, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है। ध्यान से सुनेंगे आप, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अ ट्यूब ऑफ एयर 2 feet in length has pressure versus distance graph as shown at t बराबर 0. It is vibrating in one of its allowed standing mode. मैंने यहाँ ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव को प्रेशर के फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की है। ये प्रेशर वेरिएंस है स्टैंडिंग वेव का जो मैंने यहाँ दर्शाया है। मतलब ये x बराबर 0 पर यानी एंड ए पर प्रेशर वेरी हाई, 0 प्रेशर जो नॉर्मल, नॉट 0 नॉर्मल प्रेशर, फिर उसके बाद लोवेस्ट प्रेशर, ये मैंने आपको दर्शाया। आप जानते हैं कि हम साउंड वेव को, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उसको 2 तरीके से दर्शा सकते हैं साउंड वेव को, स्पेशली एक प्रेशर के टर्म में और एक डिस्टेंस के टर्म में। यहाँ आपको प्रेशर के टर्म में स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हुए साउंड वेव दर्शाया हुआ है। Which of the following graph of molecular displacement versus hydrogen horizontal distance correspond to the above pressure graph? इसके corresponding, इस प्रेशर ग्राफ के corresponding कौन सा
ग्राफ ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 ग्राफ आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही तरीके से डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन प्रदर्शित करता है। समझे, ये आप कॉपी कर चुके होंगे क्वेश्चन, तो ये मैं अब यहां से हटाने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ये मैं यहां से हटा देता हूं। देखो मुझे बताना है ए ऑप्शन कि इस ट्यूब के अंदर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स, ये क्या है, प्रेशर वर्सेस एक्स, इधर डिस्टेंस है, मतलब लोकेशन इधर ले रहा हूं मैं एक्स, तो इस प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व ये आएगा, या ये आएगा, या फिर ये आएगा, और या फिर कर्व ये आएगा। ये आपको बताना है ABCD, समझे ना। ये प्रेशर वर्सेस पोजीशन कर्व है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ द एयर इनसाइड दिस ट्यूब वर्सेस एक्स। ये 4 कर्व हैं, तो कौन सा कर्व अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। बच्चों इसको अप्रोच करने के लिए आपके दिमाग में वो पॉइंट आएंगे, कौन कौन से पॉइंट की हम जानते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन से मैं साउंड वेव को प्रदर्शित करता हूं तो वो ये होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। और यदि मैं प्रेशर से प्रदर्शित करना चाहता हूं सेम वेव को, तो बीटा के ए आ जाता है, साइन की जगह कोस आ जाता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंस आ जाता है। आई बात समझ में। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है फेज में, और एम्पलीट्यूड प्रेशर का बी के ए हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये साइनसोइडल ही कर्व है। इस कर्व के साथ पाई बाई 2 का फेज बनाने वाले कर्व बी और डी है, ए और सी नहीं है, तो इनको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, ना तो ए आंसर आएगा ना सी आंसर आएगा। पाई बाई 2 का डिफरेंस रखने वाले कर्व या तो ये है या ये है, समझे। इस कर्व से आगे में पाई बाई 2 देखता हूं तो कर्व ये आएगा, और इस कर्व से पीछे में पाई बाई 2 देखता हूं तो कर्व ये आएगा, समझे। अगर पीछे से आप कर्व देखोगे, इस कर्व के पीछे पाई बाई 2 से देखना स्टार्ट कर दे तो कर्व ये आएगा, और इस कर्व के पाई बाई 2 आगे से देखना स्टार्ट करते हो तो कर्व ये आएगा। ये साइनसोइडल इक्वेशन ही है, क्लियर। तो या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बी और डी में से कौन सा सही आंसर, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। मैंने लेक्चर के दौरान भी आपको बोला था, आपको याद होगा लेक्चर के दौरान भी जब मैंने ये पॉइंट पर कमेंट किया था, ये प्रूव किया था मैंने, इन दोनों के बीच इंटर रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो वहां मैंने बोला था कि ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक ट्यूब बनाई थी मैंने, आपको ये शो करना था कि यहाँ प्रेशर वर्सेस ये होता है, प्रेशर वर्सेस एक्स लोकेशन एक्स कर्व ये आता है, तो वहाँ किस तरीके से एटम का, मॉलिक्यूल्स का, एयर के मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से मोशन हो रहा होगा, ये मैंने बोला था आपको कि यह आपका होमवर्क है, आपको मेरे साथ ये व्हाट्सएप पे डिस्कस करना है। वही चीज आज यूज होने जा रही है। हम जरा इसको देखते हैं। ये कर्व मुझे क्या बताता है कि यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है और यहाँ प्रेशर सबसे कम है, यहाँ प्रेशर नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एटॉमिक डेंसिटी देखता हूँ, जो मैंने वहां दर्शाने की कोशिश की थी, एटॉमिक डेंसिटी इस पॉइंट पर यानी इस लोकेशन पर सबसे ज्यादा है एटॉमिक डेंसिटी। इससे अगर मैं दूर जाता हूं तो एटॉमिक डेंसिटी कम होती जाएगी। और यहां एटॉमिक डेंसिटी सबसे कम होगी। देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां दूर दूर है
कम, डिस्टेंस एटम एटम के बीच में कम होती जा रही है। एक जस्ट डेंसिटी को पिक्टोरियल वे में दर्शाने की कोशिश में कर रहा हूं। मतलब यहां डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए यहां प्रेशर ज्यादा है। यहां डेंसिटी नॉर्मल है, नॉर्मल डेंसिटी। अगर आप इस पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं करते हो तो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होगी वो इस वक्त यहां है, इस लेवल पे, लेकिन यहां डेंसिटी बहुत कम है। ये कैसे आया, ये फिगर कैसे आया होगा? अगर मैं नॉर्मल स्टेट की बात करता हूं तो नॉर्मल स्टेट में ये डिस्टेंस रेगुलर रहेगी। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस रेगुलर रहेगी आगे पीछे लेयर के बीच में, इधर भी और इधर भी। कौन से केस में? जब आप कोई भी वेव इस एयर कॉलम से ट्रेवल नहीं करेंगे, समझे ना, ये साउंड वेव एयर कॉलम से ट्रेवल नहीं करेंगे, तब क्या आएगा? एटॉमिक लेयर यूनिफॉर्म आएगी। तो मैं यहां कोशिश करता हूं बनाने की, जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये एटॉमिक लेयर यूनिफॉर्म आएगी। डिस्टेंस यूनिफॉर्म, अभी कोई वेव ट्रेवल नहीं किया है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन इसी पॉइंट पे फ्रेम किए जाते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन वेव में फ्रेम करने की कोशिश करता है अच्छा क्वेश्चन, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाता है। अब यहां से ये फिगर कैसे आता है? यहां से ये फिगर कैसे आता है? ऐसे आता है कि ये जो एटम्स हैं ये इधर मोशन करते हैं, सारे एटम इधर मोशन करते हैं, इधर। यहां से लेके यहां तक अगर मैं टोटल लेंथ देखूं, ये लेंथ एक, यहां से लेके यहां तक एक फिक्स लेंथ होती है। इस लेंथ में सारे एटम पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तभी यहां डेंसिटी ज्यादा हो पाएगी, समझे? जो इसके करीब एटम है वो कम चलेगा, जो दूर है वो यहां ज्यादा चलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा दूर है वो कम चलेगा। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप इधर की ओर डिस्प्लेस होने वाला अमाउंट देखोगे तो वो साइनसोइडली वेरी कर रहा है। यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट पीछे ही हो रहा है। मिड वाले मॉलिक्यूल का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे इधर। ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये सबसे ज्यादा जाएंगे जो मिड में होंगे, सबसे ज्यादा इधर जाएंगे। यहां से लेके यहां तक सब पीछे आएंगे। अगर वेव इधर ट्रेवल कर रही है तो सब पीछे आएंगे। क्लियर? मतलब यहां मैक्सिमम डेंसिटी होने के लिए सभी आगे के जो एटम हैं वो पीछे आएंगे। और यदि इसका मैं कंप्लीट सेगमेंट आपको बनाऊं, मतलब इसके आगे वाले एटम भी दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, तो वो आगे जा रहे होंगे, वो एटम आगे जा रहे होंगे, वो अगले वाले एंड पे हाई डेंसिटी बनाएंगे। मतलब यही चीज एक फिक्स साइनसोइडल के वे में अपने आप को रिपीट करती है। ये तो मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की है, ये एक साइकिल का आधा पोर्शन है, ये आधा साइकिल है जो मैंने दिखाया। ये हाइयर डेंसिटी, ये लोअर डेंसिटी, इसके बाद फिर से हाइयर डेंसिटी आएगी। तो वो हाइयर डेंसिटी कैसे आएगी? इसके बाद के एटम आगे चलेंगे, इस पॉइंट के एटम पीछे जा रहे हैं। यहां से लेके ये सारे एटम पीछे जा रहे हैं और यहां से लेके आगे वाले एटम सारे आगे जाएंगे। तो यहां एक मैक्सिमम इधर डेंसिटी आएगी। मतलब यही फिगर जो आपको यहां से आगे दिख रहा है, वही फिगर एग्जैक्ट वे में इस पॉइंट के आगे भी दिखाई देगा आपको। क्लियर? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फिगर कैसे आया नॉर्मल स्टेट से। जहां मिनिमम डेंसिटी है एटम की, उसके पीछे सारे एटम इधर आए और उसके आगे वाले सारे एटम आगे गए, जिससे कि आगे एक मैक्सिमम डेंसिटी वाला रीजन बनाएंगे, यानी हाई प्रेशर रीजन वहां क्रिएट होगा। और ये क्या होगा? लो प्रेशर रीजन। तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे आगे सारे यहां तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्लियर? और इन दो एंड पर क्या आएगा? इन दो एंड पर डेफिनेटली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो आएगा, क्योंकि इससे π/2 का डिफरेंस रहता है। प्रेशर से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव शो करना चाहता हूं तो π/2 का डिफरेंस आता है। यानी अगर प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आएगा, और मिनिमम कितना आएगा? जीरो। ये
देखो यहां भी 0 है, मैंने बोला था, और बी डी संभव है क्योंकि मैक्सिमम दर्शा रहा है प्रेशर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो मिनिमम यहां और यहां आ सकता है, यहां और यहां आ सकता है। देखो 0 है दोनों में, तो दोनों ही आंसर संभव है, लेकिन ये गलत है और ये सही है। ये क्यों सही है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया यहां से लेके यहां तक के सारे आइटम पीछे चलेंगे, सारे आइटम पीछे चलेंगे। बस ये है कि ये सबसे ज्यादा चलेंगे मिड वाले, ये तो नहीं चलेंगे, ये चलेंगे, जिससे कि फाइनल ये बनेगा। समझे ना, ये तो फाइनल स्टेट है, मतलब नॉर्मल स्टेट से ये स्टेट आने के लिए सारे एटम पीछे चलेंगे। समझे ना, ये प्रेशर फॉर्मेशन, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तब आ पाएगा जब यहां से लेके यहां तक नॉर्मल स्टेट के मॉलिक्यूल पीछे चलेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पीछे, इसलिए नीचे की ओर करवाएगा और डी आंसर आएगा। आई बात समझ में, मतलब ये समझ में आ जाता है लोगों को कि यहां और यहां इन दो पॉइंट में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, क्योंकि π/2 का डिफरेंस होता है। अगर प्रेशर मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि मिनिमम 0 यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। इन दोनों में से कैसे चूज करें ये समझ में नहीं आता है, तो इसको बड़े अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ के चलना है। इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं कुछ इसी टाइप का लेने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पिछले वाले आर्टिकल से ही रिलेटेड है जो मैंने अभी बताया। द फिगर रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पोजिशन ग्राफ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल हार्मोनिक वेव traveling along the negative x-axis, traveling along the negative x-axis। ओके, देखो थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और इधर दिया हुआ है x, वेव जा रही है निगेटिव डायरेक्शन में, ये उसने बोला हुआ है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कर्व ये दिया हुआ है, पॉइंट A इसका नाम है, पॉइंट B इस पॉइंट का नाम है, पॉइंट C इस पॉइंट का नाम है, D, E, F, G, H, I, ये पॉइंट्स ही दिए गए हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। आपको बताना है द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन आर, क्वेश्चन जो है इसमें, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन आर। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन इसमें दिया गया है ई, एंड डी ऑप्शन इसमें दिया गया है के। दूसरा क्वेश्चन, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन मतलब लो प्रेशर आर, इसके पॉइंट्स हैं ए, बी में दिया गया है ई, सी में जी, एंड डी में दिया गया है आई। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब इस बार मुझे डिस्प्लेसमेंट लोकेशन, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिया हुआ है पोजीशन के साथ, क्लियर। तो मुझे
प्रेशर के बारे में कमेंट करना है कि इनमें से किस पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है, ये मुझे बताना है। इनमें से किस पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है ये मुझे बताना है। किस तरीके से बता सकते हैं बताइए। अगर आप इस एक कर्व के करस्पॉन्डिंग प्रेशर वाली इक्वेशन समझिए ना कि उधर प्रेशर आए, प्रेशर वर्सेस एक्स वाली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इनमें से किस पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम और किस पॉइंट पर प्रेशर मिनिमम आएगा। तो सोचो हम किस तरीके से P वर्सेस X कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे पीछे मैंने P वर्सेस X दिया गया था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस X बनाया, यहाँ S वर्सेस X दिया गया है, P वर्सेस X बनाना है। पीछे क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहां स्टैंडिंग वेव थी, उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव नहीं था क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव, वो चल नहीं रही है, वो समझिए वो स्टैंडिंग वेव है, ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, ये वेव चल रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप इस पे कमेंट कर सकते हो। सोचो किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो बच्चों, ऐसे सोचेंगे कि अगर A से C तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और ये X इधर पॉजिटिव है तो यानी ये A B C तो जीरो है, C का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, यानी A B किधर जाना चाहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर जाना चाहते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है उनका। क्लियर, ये दर्शाता है ना मेरे को पॉजिटिव है और X इधर है, समझिए ना, X इधर है और ये पॉजिटिव है, मैं डायरेक्शन इधर ले रहा हूं तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, X एक्सिस की डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मानूंगा मैं। अगर मैं कहता हूं किसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और वो पार्टिकल X एक्सिस में मोशन कर सकता है, यहां तो मैं जानता हूं ना पार्टिकल किधर मोशन कर सकता है, यहां पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, समझ में ही बात। तो X एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलूंगा यदि पॉजिटिव में है तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब B पीछे जाना चाहता, पीछे बोले तो इधर X डायरेक्शन में, और ये DE इधर जाना चाहते हैं क्योंकि निगेटिव क्या आएगा, X के निगेटिव पीछे और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। C से G तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव, और निगेटिव क्या आएगा पीछे इधर। आई बात समझ में। ऐसे ही यहां G से ऊपर HI डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव X एक्सिस में। इस वेलोसिटी से सिर्फ मुझे इतना पता चलेगा कि वो इधर जा रही है, समझे, T और X के इसमें साइन अपोजिट आएंगे, सिर्फ ये पता चलेगा मुझे वेलोसिटी निगेटिव होने का। अब मैं क्या करूंगा, देखो C के पास डेंसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल C के पास आना चाहते हैं और G से दूर जाना चाहते हैं, यानी G क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन, यानी सबसे कम डेंसिटी G पर होगी और सबसे ज्यादा डेंसिटी C पर होगी, इसलिए इसका आंसर C आएगा और इसका आंसर G आएगा। इस तरीके से आप यहां सोच सकते हो, समझे। मैंने ऐसा क्यों बताया कि ये A से पीछे जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो इधर जाएगा, ये पॉजिटिव तो इधर जाएगा, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि कुछ पॉइंट C पर सारे मॉलिक्यूल आना चाहते हैं और G से दूर जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से रिलेट करके मैं आंसर दे सकता हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में फ्रेम किए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना जरूरी है।